Hello students, welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I am an ACCA. So आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद कापलान क्वेश्चंस, कापलान एग्जाम किट क्वेश्चंस फॉर कंसोलिडेशन. 20 मार्क्स क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है. सो आज क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 377. अगर क्वेश्चन का नंबर आपकी बुक में चेंज हो तो आप नाम से देखिए, वियागिम, ठीक है. सो ये क्वेश्चन करेंगे पहले हम. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो ऑन 1st January 2002 वियागिम एक्वायर्ड 90% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ग्रेसा. सो वियागिम हो गया पेरेंट और ग्रेसा हो गई क्या, सब्सिडरी. इन अ शेयर एक्सचेंज इन विच वियागिम इशूड 2 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स इट एक्वायर्ड इन ग्रेसा. ठीक है, अब तक देखो हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उसमें यूजुअली शेयर एक्सचेंज ही है, बट हो सकता है कि दो चीजें आएंगी, या तो शेयर एक्सचेंज आएगा या डेफर्ड कंसिडरेशन होगा, या दोनों मिक्स भी हो सकता है. हमने देख लिए, इतने सारे क्वेश्चंस किए अभी हमने, तो हमने देखा ही है. तो अब तक ये चीज आपकी टिप्स पे हो जानी चाहिए कि अगर ऐसा आएगा तो कैसे करेंगे. एडिशनली ऑन 31st December 2002 मतलब एक साल बाद वियागिम विल पे द शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रेसा $1.76 पर शेयर एक्वायर्ड. वियागिम्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% पर एनम. तो ये क्या हो गया, डेफर्ड कंसिडरेशन. द डेफर्ड कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय वियागिम. मतलब वो अगर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स, ये तो स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं. एट द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स इन वियागिम and Gresa had a stock market value of $6.5 and $2.5 respectively. ठीक है, क्या क्या दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, फाइनेंस कॉस्ट. ठीक है, अच्छा कब की दे रखी है, 30th September 2002. मतलब क्या हुआ ये 9/12. क्या करेंगे हम, 9/12 करेंगे. P&L बना रहे हैं तो, क्योंकि ये मिड ईयर एक्विजिशन है. ठीक है, जनवरी से लेके 30th September कितना होता है, 9 महीने, तो ये लेंगे. अच्छा इसके बाद हमको क्या दे रखा है, इक्विटी एज एट 1st October 2001 दे रखा है. मतलब ओपनिंग इक्विटी दे रखी है अपन को. इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी, ये दे रखा है 30/10. रिटेन्ड अर्निंग्स 54/35. ठीक है, ओके. अब आते हैं फर्दर. अब फर्दर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब एक बार थरो रीडिंग करेंगे क्वेश्चन की. The following information is relevant. At the date of acquisition, the fair value of Gresa assets were equal to their carrying amounts with the exception of 2 items. An item of plant had a fair value of $1.8 million above its carrying amount. ठीक है. The remaining life of the plant at the date of acquisition was 3 years. The remaining life of the plant at the date of acquisition was 3 years. Depreciation is charged to cost of sales. ठीक है, ओके, ठीक है, इजी है ये. Gresa had contingent liability which Viagam estimated to have a fair value of. Gresa had a contingent liability. Gresa had a contingent liability. Gresa की बुक्स में एक contingent liability है which Viagam estimated to have a fair value of $450,000. This has not changed as at 30th September 2002. Okay, Gresa has not incorporated these fair value changes into its financial statements. आ गया समझ में. इसका क्या मतलब है, ये वाला तो हमने बहुत बार कर रखा है. ठीक है, ये वाला क्या है कि जब उसकी एसेट्स को एक्वायर कर रहे थे, तो एसेट्स को एक्वायर करते हैं तो क्या करते हैं, सारी एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लेकर आते हैं. ठीक है, हम क्योंकि हमें गुडविल कंप्यूट करना है तो फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं. तो वो बोल रहा है कि ये वाली चीज नहीं ली हुई है, ये जो चीज है ना, एक कंटिजेंट लाइबिलिटी थी, उसकी फेयर वैल्यू इतनी थी 450. तो वो बोल रहा है कि ग्रेसा हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड. नहीं इनकॉर्पोरेट करी तो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी. अगर याद हो तो हमने प्रीवियस किसी लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था जिसमें था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो फिर हमने उसको किया था इनकॉर्पोरेट जब फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं, तब हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया था. अभी भी इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. Viagam's policy is to value the non-controlling interest at a fair value at the date of acquisition. For this purpose, Gresa's share price at the date can be deemed to be representative of the fair value of the shares held by the non-controlling interest. Sales from Viagam to Gresa. Viagam to Gresa मतलब कौन किसको बेच रहा है, P बेच रहा है S को. जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो उसी टाइम पे उसके आगे लिख दो P बेच रहा है S को, S बेच रहा है P को.
ठीक है, क्योंकि अगर P बेच रहा है S को तो इसका मतलब डायरेक्टली ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में इफेक्ट आएगा, बट अगर S बेच रहा है P को तो किस में आएगा, NCI में आएगा और उसमें भी आएगा, किसमें, NCI में आएगा और फिर ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में फ्लो होएगा। चलो अब ये तो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फॉर द ईयर एंडेड इतना एंड कंसिस्टेंटली बीन 800,000 पर मंथ, ठीक है। Viagam made a markup on cost of 25% on these sales. Gresa had $1.5 million of these goods in inventory as at 30th September 2002. ठीक है। Viagam's investment income is a dividend received from its investment in a 40% owned associate, which it had held for several years. ठीक है। The underlying earnings for the associate for the year ended 30th September 2001 were 2 million. अब यहाँ पे एक एसोसिएट भी आ गया, तो हमको क्या डालना है, एसोसिएट का शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ, मतलब पेरेंट्स शेयर ऑफ एसोसिएट्स प्रॉफिट, ठीक है, ये तो हमको डालना ही है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल्दो ग्रेसा हैज बीन प्रॉफिटेबल सिंस इट्स एक्विजिशन बाय वियागम, द मार्केट फॉर ग्रेसा's प्रोडक्ट हैज बीन बैडली हिट इन recent months and Viagam has calculated that the goodwill has been impaired by $2 million as at 30th September 2002. अगर फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं तो गुडविल इंपेयरमेंट का इंपैक्ट दोनों जगह जाएगा, एनसीआई में भी और ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में भी। कैलकुलेट करना है गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, अब गुडविल अलग निकालनी है, ठीक है, और प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर वियागम फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2002, ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोर्शन से, जिसने बोला है कैलकुलेट दी कंसोलिडेटेड गुडविल, ठीक है। तो पहले हम ये कंप्यूट करते हैं, बाद में हम कंसोलिडेटेड P&L पे आएंगे, ओके। अब क्या क्या चाहिए, सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, कंसिडरेशन कितना पे किया है, ठीक है, कंसिडरेशन कितना पे करना है या किया है जो भी। तो इसने दो चीजें बोली थी, एक तो है शेयर एक्सचेंज, ठीक है, और दूसरा क्या था, डेफर्ड कंसिडरेशन। सो लिखो शेयर एक्सचेंज और दूसरा लिख दो डेफर्ड कंसिडरेशन, ओके। अब शेयर एक्सचेंज में क्या क्या है, 90% किया है एक्वायर करने के लिए, इशूड 2 न्यू शेयर्स ऑफ फॉर एवरी 3 शेयर्स इट एक्वायर्ड इन ग्रेसा, मतलब अपने 2 न्यू शेयर्स इशू किए, खुद के 2 शेयर्स उसके हर 3 शेयर्स के लिए, तो उसके कितने शेयर्स है, 10,000 शेयर्स है, ठीक है। सो $10,000 $1 पर ही है ना, हाँ, $1 ईच। अगर मान लो इधर मान लो 0.5 ईच होता और 10,000 होता तो उसके कितने शेयर्स होते, उसके 20,000 शेयर्स होते। कैसे निकालती मैं, 10,000 को डिवाइड करती 0.5 से, पर इसलिए यहां पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच शेयर की वैल्यू कितनी है, ओके। चलो अब आ जाते हैं इधर, ठीक है, शेयर एक्सचेंज पे आ गए। अब देखो यहाँ पे कितना बोला, उसने 10,000 है ना, अच्छा, हर चीज थाउजेंड्स पे है, तो ये 10 मिलियन हुआ एक तरीके से, 10 मिलियन। अब 10 मिलियन का 90% और खुद के 2 इशू किए फॉर एवरी 3, ओके। और कितने पे इशू किए, उस टाइम पे प्राइस क्या थी उसके शेयर्स की, तो उसके शेयर्स की स्टॉक मार्केट वैल्यू है $6.5, ठीक है। वियागम की शेयर्स की वैल्यू क्या है, $6.5। तो अब ये कितने हुए, तो ये हुआ 10,000 का 90% विच इज 9,000, ओके। 9,000 का इंटू 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे और इंटू करेंगे 6.5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 39,000, ठीक है। अब आ जाओ डेफर्ड कंसिडरेशन पे। डेफर्ड कंसिडरेशन कितना हुआ यहाँ पे, अब डेफर्ड कंसिडरेशन में बोला है वियागम विल पे द शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रेसा $1.76 पर शेयर एक्वायर्ड, तो उसके 9,000 शेयर एक्वायर किए, ठीक है, और 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो एक साल बाद पे करना है ना, तो डेफर्ड कंसिडरेशन है। तो आज कितना रिकॉर्ड करेंगे, 9,000, हर शेयर पे कितना डे रहा है, $1.76 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, या तो फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करो या फिर इधर ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो कितना आता है ये, तो ये आएगा अपना 76 इंटू 9,000, तो ये कितना हो गया, ये आ रहा है 14,400। अब अपन को क्या निकालना है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो इजी है कंप्यूट करना, नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बोला है फॉर दिस पर्पस ग्रेसा's शेयर प्राइस एट दैट डेट कैन बी डीम्ड टू हैव बीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के कितने शेयर्स हुए, 1000 शेयर्स हुए, क्योंकि 9,000 तो पेरेंट के हो गए, इनटू इसके शेयर्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है,
2.25, सॉरी 2.5, कितना हुआ $2.5। तो अब ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2500। अच्छा, अब इसमें से लेस क्या करना है, इसमें से लेस करना है फेयर वैल्यू ऑफ ग्रेसास या फिर एसेस नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, हम वर्किंग बना लेते हैं। ठीक है, एसेस नेट एसेट क्या थी, सिर्फ एट एक्विजिशन डेट से मतलब है हमको, तो हम सिर्फ एक्विजिशन डेट की लेंगे। ओके, सबसे पहले शेयर कैपिटल तो कितनी है, वही 1000 है। ठीक है, 10,000 है, सॉरी। रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, अब रिटेन्ड अर्निंग्स की अगर मैं बात करूं तो रिटेन्ड अर्निंग्स मुझे यहां पे दे रखी है 35,000, लेकिन 35,000 है कब तक की, 1 अक्टूबर 2001 की। तो इसका मतलब, और एक्वायर कब किया है, 1 जनवरी को, तो 3 महीने की मेरे को क्या ऐड करनी पड़ेगी, मुझे 3 महीने का प्रॉफिट भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉफिट है ग्रेसा का, ये साल भर का प्रॉफिट है, राइट। 6,200 जो है वो उसका साल भर का प्रॉफिट है। तो मैं क्या करूंगी, इस 6,200 को टाइम अपोर्शन करूंगी, टाइम अपोर्शन करने के बाद इस 35,000 में ऐड कर दूंगी, राइट, यही करूंगी। तो चलो अब ये करते हैं। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में आएगा 35,000। 35,000 में मैं ऐड करूंगी 6,200 का 3/12। ठीक है, तो ये कितना होगा, 6,200 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, उसमें मुझे प्लस करना है 35,000। तो ये मेरा आ जाएगा 36,550। ठीक है, अब सारे के सारे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करूंगी। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले तो क्या आएगा, एक तो क्या आ जाएगा कि प्लांट की जो फेयर वैल्यू है 1.8 मिलियन ज्यादा है, तो वो ऐड करूंगी। ठीक है, तो प्लांट लिख देती हूं 1.8 मिलियन, ये हो गया। अच्छा, इसने क्या नहीं कंसिडर किया था, कंटिंजेंट लाइबिलिटी कंसिडर नहीं करी, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी करना पड़ेगा मुझे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो कितनी 450 माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो अब क्या करूंगी, अब इन सबको ऐड कर लो। अब ये देखो कितना आता है, प्लस 10,000 माइनस, सो ये आ रहा है 47,900। ठीक है, अब ये 47,900 में यहां पर माइनस करूंगी। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा गुडविल एट एक्विजिशन डेट। लेकिन हमें हमेशा ये इंश्योर करना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या वो गुडविल एट एक्विजिशन डेट पूछ रहा है या वो गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट पूछ रहा है। तो एक बार जाके हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो ये आ गया गुडविल एट एक्विजिशन डेट 8,000। क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट द कंसोलिडेटेड गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ऐसे ही रिपोर्टिंग डेट पे पूछ सकता है। अगर रिपोर्टिंग डेट पे पूछेगा तो मैं इंपेयरमेंट को क्या करूंगी, माइनस करूंगी, बट रिपोर्टिंग डेट पे नहीं पूछा क्वेश्चन ने हमसे। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ 7 नंबर का। चलो, ये तो मतलब बहुत इजी केक वॉक वाला क्वेश्चन था। अब हम करते हैं आगे, कंसोलिडेशन करना है। अब हम शुरू करते हैं सारी वर्किंग्स। ठीक है, अब वर्किंग नोट नंबर 1 तो आपकी ये हो गई, कोई बात नहीं। अब वर्किंग नोट नंबर 2 की बात करते हैं अपन। अब मैंने क्या बोला था, जब स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है तो कॉस्ट की एक वर्किंग बनाओ ही बनाओ। ठीक है, एक कॉस्ट की वर्किंग बनाओ, और दूसरी वर्किंग कौन सी होती है, स्टैंडर्ड वर्किंग NCI की होती है। ठीक है, कॉस्ट और NCI की जो वर्किंग्स होती है वो स्टैंडर्ड होती है। तो अब अपनी सेकेंड वर्किंग होगी कॉस्ट की, ग्रुप्स कॉस्ट लिख लो आप चाहो तो यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें P का कॉस्ट आ जाएगा एक तो, और दूसरा किसका कॉस्ट आएगा, एक P का कॉस्ट आएगा, एक S का कॉस्ट आएगा। ठीक है, फिर क्या क्या आएंगे, पहले लिख लो, सारे आइटम्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जितनी भी इंटरग्रुप सेल्स हुई होंगी वो माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, इंटरग्रुप सेल्स होगी वो माइनस होगी। फिर और ऐड क्या होगा, पर्प ऐड हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन होगा, एक्सेस डेप्रिसिएशन, तो वो ऐड होगा, सॉरी माइनस लिख दिया मैंने, कोई भी एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होगा, ऐड होगा, राइट। चलो अब ये सारे पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, अब पीस कॉस्ट देखो, सबसे पहले पी की कॉस्ट है कितनी, 51,200 और इसकी कितनी है 26,000। पर मैं 26,000 तो नहीं लूंगी, मैं तो कितनी लूंगी 26,000 का कितना लूंगी, 9/12 लूंगी। ठीक है, चलो तो ये कितना आ गया, ये मेरा आ गया 19,500। अब मुझे इसमें से क्या करना है, मुझे इसमें से एलिमिनेट करनी है सारी की सारी इंटरग्रुप सेल्स। तो इंटरग्रुप सेल्स के लिए इसने क्या बोला है, देखो अब इंटरग्रुप सेल्स की बात करें
तो इधर आ जाओ, इसने बोला था 800,000 पर मंथ है, तो इसका मतलब 9 महीने की कितनी हुई, सिंपल सी बात है 800 इंटू 9 कर लूंगी तो कितना आएगा 7,200 आएगा। ठीक है, तो ये क्या करना पड़ेगा, मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, 800,000 है, ये सब कुछ अपन थाउजेंड्स में कर रहे हैं। ठीक है, कितने महीने की, 9 मंथ्स की हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 7,200 मेरा एलिमिनेट होएगा। अब क्या करना है, पर्प ऐड करना है, तो पर्प ऐड करने के लिए वर्किंग नोट नंबर 3 तो रखो एनसीआई की, और वर्किंग नोट नंबर 4 बना लो, किसका, पर्प का बना लोगे। ठीक है, अब अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है पहले तो ये पता लगाओ। अनसोल्ड इन्वेंट्री क्या बोला है, इसने बोला है ग्रेसा हैड $1.5 मिलियन ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री। ठीक है, उसकी इन्वेंट्री में पड़े थे। ओके ठीक है, तो अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी हो गई, 1.5 मिलियन हो गई। क्वेश्चन ने साफ साफ दे रखा है, तो आप तो लिख दो यहाँ पे अनसोल्ड इन्वेंट्री $1.5 मिलियन। तो अब इसमें से पर्प कितना हो गया, इसमें से पर्प कितना हुआ 1.5 मिलियन। ठीक है, मार्कअप कितना बोला है, 20% बोला है, 25% बोला है, 25 बोला है ना, तो बस इंटू 25 डिवाइड बाय 125, तो ये हो गया हमारा पर्प, ये हो जाएगा 300। ठीक है, $300,000 होगा। ठीक है, तो ये पर्प मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। चलो ऐड कर लेते हैं, सॉरी यहां पर ऐड होएगा पर्प कितना 300। अब एक्सेस डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला था, क्वेश्चन ने यहाँ पे हमको बोला कि 1.8 मिलियन है। ठीक है, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 3 इयर्स है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन को कहाँ चार्ज करना है, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये भी क्वेश्चन ने साफ बोला है। तो सिंपल है, देखो 1.8 मिलियन हो गया, लाइफ कितनी बोल रहा है वो 1.8 मिलियन हुआ, सॉरी 1 कॉमा इधर लगेगा, 1.8 मिलियन हुआ। कितनी लाइफ बोल रहा है, 3 साल बोल रहा है, और कितने महीने लगाऊंगी, अभी तो मुझे सिर्फ 9 महीने लगानी है। ठीक है, तो लगाओ, तो ये कितना होगा, डिवाइड बाय 3 इंटू, ये आएगा 450,000, तो ये कितना हो जाएगा 450, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये आ गई मेरी सारी कॉस्ट निकल के, तो 51,200 प्लस 19,500 निकल के आ जाएगी, माइनस 7,200, इसमें प्लस करूंगी 300 प्लस 450। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, मेरी कॉस्ट आ गई 64,250। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमने वर्किंग के लिए रख दिया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले वही रेवेन्यू आ जाएगा। तो अब रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है 64,600 और 38,000। ठीक है, तो ये कितना हुआ 64,600 प्लस 38,000। ठीक है, तो 38,000 इंटू 9/12 हो गया। तो चलो करो ये, 38,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 प्लस 64,600, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 93,100। अब इसमें से मैं क्या करूंगी, लेस, अच्छा नहीं सॉरी, मैं इसमें इंटर ग्रुप सेल्स भी तो एलिमिनेट करेंगे ना, इंटर ग्रुप सेल्स, तो वो कितनी निकाली थी हमने, इंटर ग्रुप सेल्स निकाली थी ना यहाँ पे 7,200, तो ये भी तो कम करनी पड़ेगी। तो ये 7,200 हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये भूल मत जाना। ठीक है, अब देखो कितना आता है, तो अब ये आएगा 93,100 में से माइनस करना है 7,200, तो ये आएगा 85,900। ठीक है, 85,900, ऊपर थाउजेंड्स लगाना ही लगाना है। अब इसमें से आप क्या करोगे, लेस करोगे, लेस क्या करना है, इसमें से आपको कॉस्ट लेस करनी है। तो कॉस्ट कितनी निकल रही है, हमने वर्किंग नोट नंबर 2 से शायद कॉस्ट निकाल ली ऑलरेडी, कितनी 64,250। ठीक है, सो 64,250 आप लेस कर लो। अब इसके बाद ये हो गया, अब आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीपी आ जाएगा। जीपी है तो जीपी, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन ने दे रखा है जीपी बोल रखा है। ठीक है, जीपी आ जाएगा। फिर हमको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखी है, ये 2 चीजें दे रखी है। ठीक है, चलो जीपी अब जीपी हमारा कितना आएगा, जीपी आएगा हमारा, जीपी आएगा 21,650। अब इसमें से लेस कर लो, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आप लेस करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्लीज आप उधर अपनी बुक्स में जाके देखो कितनी आ रही है। इधर 1600 दे रखा है और 1800 दे रखा है, तो 1800 का हम क्या करेंगे, 9/12 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 1800 का 9/12, इसमें मैं प्लस करती हूँ 1600, तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है 2950। ठीक है, अब करते हैं लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। अब क्वेश्चन ने बोला था इम्पेयरमेंट भी है। ठीक है, गुडविल इंपेयर हुई है, क्वेश्चन ने बोला है ये चीज, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2 मिलियन से इंपेयर हुई है। तो अब ये जो इंपेयरमेंट है, या तो देखो जब क्वेश्चन ने नहीं बोल रखा तो या तो कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कहाँ जाएगा ये इंपेयरमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएगा
कि है ना अलग से जाएगा कि कॉस्ट में जाएगा, कुछ नहीं बोला। डेप्रिसिएशन के लिए ऊपर कॉस्ट बोला है, अब इसके लिए नहीं बोला इम्पेयरमेंट के लिए, तो आप या तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव में डाल दो या फिर नया लाइन आइटम बना दो, ट्रीटमेंट विल बी फाइन, कुछ भी करोगे वो ठीक होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, 2 मिलियन को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ऐड कर देती हूँ इस इम्पेयरमेंट को, ठीक है, भूलना नहीं है, करना है। ओके, अब ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, एक तो है 3800 पेरेंट का और सब्सिडरी का है 2400 ग्रेसा का, तो 2400 को तो 9/12 करेंगे, इसमें प्लस कर लेंगे 2 मिलियन का व्हाट, गुडविल इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो अब ये कितना होएगा, तो 2400 का 9/12 करो सबसे पहले, फिर इसमें ऐड कर लो 3800 और फिर इसमें ऐड कर लो 2 मिलियन, तो ये आ जाएगा 7600। अब इसके बाद क्या बोल रखी है, इसके बाद हमको दे रखी है इन्वेस्टमेंट इनकम दे रखी है, ठीक है, और हमको क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ये किसकी है, ये भाई इसने बोला है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम इज डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इट इन्वेस्टमेंट इन अ 40% ओन्ड एसोसिएट, जिसका साल भर का प्रॉफिट कितना था, 2 मिलियन था। तो हम क्या ये इन्वेस्टमेंट इन, क्या हम ये 500 डिविडेंड लेंगे या फिर हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पे हम इनकम फ्रॉम एसोसिएट निकालेंगे, इनकम फ्रॉम एसोसिएट निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम एसोसिएट, ठीक है, इनकम फ्रॉम एसोसिएट। अब इनकम फ्रॉम एसोसिएट कितनी होनी चाहिए, 2 मिलियन है और सेवरल ईयर्स से उसको ले रखा है, मतलब टाइम अपोर्शन तो कुछ नहीं करना, और कितना शेयर है, 40% शेयर है, तो बस ये तो इतना ही हो गया। अब ये एसोसिएट की इम्पेयरमेंट, एसोसिएट की पर्प के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोल रखा, राइट, तो सिर्फ इनकम फ्रॉम एसोसिएट लेना है, बोल रखा होता तो उनके फर्दर ट्रीटमेंट्स होते हैं वर्किंग में, बट क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन दिया है विदाउट एनी, इसमें कुछ भी ऐसा एक भी कोई मुश्किल हार्ड पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो 2 मिलियन का 40% कितना होता है, 800, ठीक है, तो 800 ऐड हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से हमको अभी फाइनेंस कॉस्ट बची हुई है, तो फाइनेंस कॉस्ट भी करना है। अब फाइनेंस कॉस्ट में क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है, पहले तो ये देखो, क्वेश्चन ने फाइनेंस कॉस्ट में हमको दे रखा है कि भाई 420 की फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। अभी इसमें अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होएगा डेफर्ड कंसिडरेशन का, भूलना नहीं है, ठीक है। तो एक तो 420 ऑलरेडी दे रखा है, प्लस हमको डेफर्ड कंसिडरेशन का करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा, कितना निकला था हमारा डेफर्ड कंसिडरेशन यहाँ पे 14400, तो इसका 10% करेंगे इंटू 9/12, ठीक है, 14400 इसका 10% अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, और इसका क्या करेंगे, इसका 9/12 करेंगे, ब्रैकेट में लिखोगे आप अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये कितना आ रहा है, 14400 का 10% इंटू 9/12, इसमें मैं प्लस करती हूं 420, तो ये आएगा मेरा 1500, ठीक है। ये कर ली मैंने अपनी सारी की सारी वर्किंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, कितना होएगा 21,650 में माइनस करूंगी मैं 2950, फिर उसमें मैं फर्दर माइनस करूंगी 7600, फिर मैं उसमें ऐड करूंगी 800 और माइनस करूंगी 1500, तो ये मेरा आएगा 10,400, ठीक है, ये आएगा मेरा 10,400 आ गया। अब इसके बाद इसमें से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे टैक्स माइनस करना है, ठीक है। अब टैक्स कितना दे रखा है, टैक्स 2800 और 1600, ओके 2800 और कितना बोल रहा है 1600 बोल रहा है, ठीक है। 1600 को क्या करना पड़ेगा 9/12, ये आ गया 4000, है ना। अब ये 4000 माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट, ये आ जाएगा मेरा टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आ गया मेरा 6400, है ना। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई, यही प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार बता दिया मैंने ये कैसे होता है सॉल्व, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द पेरेंट, और तीसरा क्या दूसरा क्या हो जाएगा एनसीआई। टोटल यहां पर आएगा 6400, एनसीआई का लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 में जाओ और करो अब, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, पहले ये देखो कि यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितना हुआ था 6200 हुआ था, लेकिन 6200 कितने का था, साल भर का था, मैं साल भर का तो लूंगी नहीं,
तो मैं क्या करूंगी 6200 9/12 इंटू इसका कितना परसेंट था, हमारा एनसीआई तो सिर्फ 10% था, सो 6200 इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इंटू इसका 10%, विच इज हाउ मच 465। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये हो जाएगी। दूसरी चीज इसमें क्या होगी, दूसरी चीज इसमें से लेस करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो 2 मिलियन की इम्पेयरमेंट है, लेकिन इसको सिर्फ उसका 10% जाएगा, मतलब 200। ओके, इसके अलावा अच्छा इसमें क्या है, पर्प किसने किसको बेचा था, पेरेंट ने बेचा था सब्सिडरी को, तो क्या मैं पर्प माइनस करूंगी, नहीं। अगर एस ने बेचा होता पी को तो मैं पर्प माइनस करती, हाँ, लेकिन पी ने बेचा है एस को तो नहीं माइनस होगी। और क्या आएगा फर्दर, फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन या एक्सेस डेप्रिसिएशन आप बोलना चाहते हो। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना निकला था, आपका डेप्रिसिएशन हमने निकाला था ना, इधर कितना निकला था 450 निकला था, तो मैं क्या लूंगी 450 का 10%, राइट। मैं कितना लूंगी 450 का यहाँ पे 10%, जिस 10% कितना हुआ 45, तो ये आ जाएगा मेरा। ये आ रहा है 220। ठीक है, अब ये 220 मेरा किधर जाएगा, ये 220 मेरा इधर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा 6400 का 220 माइनस कर लूंगी, बस सिंपल। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको नहीं आता, सब कुछ आता है इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर था। चलो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन विच इज पैराडिम क्वेश्चन। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे, पहले वही है कि कितना अच्छे से पढ़ते हो और कितना आपको ध्यान रहता है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। चलो सो अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैराडिम, ऑन 1 October 2000 पैराडिम एक्वायर्ड 75% ऑफ स्ट्रेटास इक्विटी शेयर by means of a share exchange of 2 new shares in Paradigm for every 5 acquired shares in Strata. उसके हर 5 के लिए खुद के 2 शेयर्स दे रहा है। In addition, Paradigm issued to the shareholders of Strata a $100 10% loan note. किसने किसको इशू किया, Paradigm ने इशू किया है Strata को। ठीक है, 100% $100 10% loan note for every 1000 shares in it acquired in Strata. ठीक है, Paradigm has not recorded any of these purchase considerations, एक भी रिकॉर्ड नहीं किया है, although it does have other 10% loan notes already in issue. अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 10 यहाँ पे ये जो 10% लोन नोट्स बोल रहा है ना 8000, ये सारा का सारा जो 8000 है ये स्ट्राटा से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये कोई और शेयर होल्डर्स से भी रिलेटेड है। तो पहले हम कंप्यूट कर लेंगे कितना है, और जितना स्ट्राटा से रिलेटेड है उतना क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, उतना क्या होएगा, एलिमिनेट होएगा। ठीक है, फर्दर क्या बोलता है अच्छा ये तो बोल दिया, इसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। द मार्केट वैल्यू ऑफ पैराडिम शेयर्स दे दी हमको, $2 है ईच। The summarized statements of financial position of the two entities as at 31st March 2003 हमको दे रखी है। नॉन करंट एसेट्स में हमको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे रखा है, फाइनेंशियल एसेट्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है, नोट 1 नोट 3। ठीक है, फिर हमको करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है, बैंक दे रखा है। ओके ठीक है, इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है, बैंक दे रखा है और टोटल एसेट्स दे रखी है। इसके अलावा फर्दर क्या दे रखा है, फर्दर हमको इक्विटी में इक्विटी शेयर्स ऑफ $1 ईच दे रखी है, रिटेन्ड अर्निंग्स या लॉसेस, क्योंकि यहां पर लॉस है तो इसने मेंशन किया है, एट 1 April 2002 से लेके फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2003। अच्छा यहां पर आओ, सबसे पहले एक्वायर कब किया है, 1 अक्टूबर को, है ना, एक्वायर किया 1 अक्टूबर को, और एंटिटी का वो कब है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है 31 मार्च। तो कितने महीने हुए, 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फैब मार्च। तो ये मिड ईयर एक्विजिशन है 6/12। बट क्या बनाना है यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं बनाना, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, लेकिन हालांकि वर्किंग्स में ध्यान रखना है कहाँ 6/12 होगा। ओके इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओडी सब दे रखा है। ठीक है, अब फर्दर हमको ये सारी चीजें दे रखी है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन बोल रहा है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन स्ट्राटा प्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस व्हिच शोड it had made a net loss after tax of 2 million at that date. ठीक है, okay, Paradigm accepted the figures as the basis for calculating the pre and post acquisition split of Strata's profit for the year ended 31st March 2003. समझ में आ गया? Also at the date of acquisition, Paradigm conducted a fair value exercise on Strata's net assets which were equal to their carrying amounts. Okay, including Strata's financial asset equity investment with the exception of an item of plant
which had a fair value of 3 million below its carrying amount. The plant had a remaining useful life of 3 years. ठीक है, तो बिलो है, क्या है, वैल्यू जो है वो कैरिंग वैल्यू से बिलो है. तो जब कैरिंग वैल्यू से बिलो होती है फेयर वैल्यू, तो इसका मतलब ये 3 मिलियन क्या होगा, माइनस हो जाएगा. जब हम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालते हैं तो उसमें ये 3 मिलियन माइनस होएगा. और जो डेप्रिसिएशन है, इस पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा, वो एड बैक हो जाएगा एज अ रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो गई तो वो एड बैक होगी. Paradigm policy is to value the non-controlling interest at fair value at the date of acquisition. For this purpose, a share price for strata of $1 point each is representative of the fair value of the shares held by non-controlling interest. ठीक है. Each month since acquisition, Paradigm sales to strata. P ने बेचा स्टाटा को, वह कंसिस्टेंटली 4.6 मिलियन पर मंथ बोला है क्या, ईच मंथ बोला है. अब पर मंथ ऊपर लिख दिया, यहां नहीं लिखा. ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 6. पैराडिम हैड मार्क्ड दीज अप बाय 15% ऑन कॉस्ट. मार्क्ड अप, मार्कअप नहीं बोला है, मार्क्ड अप. ठीक है. स्टाटा हैड 1 month's supply 4.6 of these goods in inventory as at 31st March. Paradigm normal markup to third party customers is 40%. ठीक है. ओके. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ पैराडिम एंड स्ट्राटा आर कैरीड एट देयर फेयर वैल्यू एज एट 1st April 2002. ओके. एज एट 31st March 2003, these had a fair value of 7.1 million and 3.9 million respectively. इसको भी कंसिडर क्या करना पड़ेगा. There were no impairment losses within the group during the year ended 31st March 2003. ठीक है. प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर पैराडिम. अब क्या बोल रहा है, अ फाइनेंशियल असिस्टेंट हैज ऑब्जर्व्ड that the fair value exercise means that the subsidiaries net assets are included at acquisition at their fair values in the consolidated statement of financial position. The assistant believes that it is inconsistent to aggregate the subsidiaries net assets with those of the parent because most of the parent's assets are carried at historical cost. Okay. Comment on the assistant's observation and explain why the net assets of acquired subsidiaries are consolidated at acquisition at fair values. ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे और ये भी हम करेंगे. चलो, so let's start now. ठीक है, सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं वर्किंग्स के साथ. ओके. तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनेगा, वही ग्रुप स्ट्रक्चर बनेगा. ग्रुप स्ट्रक्चर में कितना एक्वायर किया है, 75% एक्वायर किया है. और कब किया है, 6 months अगो. ठीक है. तो सबसे पहले आप लिखोगे ग्रुप स्ट्रक्चर. ठीक है. अब ग्रुप स्ट्रक्चर लिख दिया आपने. अब क्या आएगा इसमें, कौन था, पैराडिम नाम है ना, पैराडिम ने एक्वायर किया है किसको, स्ट्राटा को. ठीक है. पैराडिम ने एक्वायर किया स्ट्राटा को, कितना किया है, 75%. इसका मतलब 25% क्या हो गया, एनसीआई हो गया 25%. और कब एक्वायर किया है, 6 months अगो. ठीक है. अब सेकंड चीज क्या निकलेंगी, सेकंड चीज हम लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एस इज नेट एसेट. ठीक है. एक तो हो जाएगा एट एक्विजिशन डेट और दूसरा हो जाएगा एट रिपोर्टिंग डेट. ठीक है. अब सबसे पहले आएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है. अब शेयर कैपिटल लिखो. शेयर कैपिटल में क्या आ रहा है, शेयर कैपिटल देखोगे आप यहाँ पे तो कितनी आ रही है, 20,000. ठीक है, 20,000. तो 20,000 एज इट इज लिख दो, 20,000. अब रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करूं तो रिपोर्टिंग रिटेन्ड अर्निंग्स तो मैं लिख सकती हूँ 4,000 नेगेटिव है और 8,000 है. तो इन दोनों को ऐड करूंगी तो 4,000 पॉजिटिव आएगा. तो ये 4,000 तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो ये 4,000 आप लिख दो यहाँ पे, रिटेन्ड अर्निंग्स में लिख दो. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर हमको क्या पता करना है, हमको ये पता करना है कि एक्विजिशन डेट पे क्या रिटेन्ड अर्निंग थी. राइट. एक्विजिशन डेट पे क्या रिटेन्ड अर्निंग थी. तो इसका मतलब 4,000 नेगेटिव. ठीक है. और 8,000 है. ये जो 8,000 है ये तो 6 महीने का है. राइट. ये तो कितने महीने का है, 6 महीने का है. तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, ये तो सॉरी साल भर का है. इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 2. तो 6 and 6 करना पड़ेगा. तो ये कितना हुआ, 4,000. और ये कितना हुआ यहाँ पे, 4,000. इसका मतलब, ठीक है. तो अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे 8,000 और आप क्या करोगे 4,000 प्लस यहाँ पे माइनस और 4,000 यहाँ पे प्लस. तो आप बोलोगे 0 है. ठीक है.
तो आप क्या बोलोगे, 0 है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आप बोलोगे कि रिटेन्ड अर्निंग 0 है। लेकिन ये हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये हमको नहीं करना है क्योंकि हमारे दिमाग में यूजुअल अब ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि अब हमें ऐसा ही करना है, क्योंकि क्वेश्चंस हमने इतने सारे ऐसे किए हैं जिसमें हम ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने मना किया है। क्वेश्चन ने ये पॉइंट नंबर 1 इसीलिए दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन स्ट्राटा प्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच शोड इट हैड मेड। इसने एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, और इसने बोला कि उसमें उसको नेट लॉस हुआ है 2 मिलियन का एट दैट डेट। पैराडिम एक्सेप्टेड दिस फिगर एज द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन स्प्लिट ऑफ स्ट्राटास प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। तो वो क्या बोल रहा है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन उसको क्या है, नेट लॉस है 2 मिलियन का। कितना? 2 मिलियन का लॉस है। तो इसका मतलब 1 अप्रैल तक उसका 4 मिलियन का लॉस, और उसमें मैं प्लस करूंगी 4 मिलियन का प्लस, उसमें मैं प्लस करूंगी 2 मिलियन का लॉस, और तो उसका एट द डेट ऑफ एक्विजिशन उसकी कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाएगी, 6 मिलियन नेगेटिव हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 मिलियन नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, रिटेन्ड अर्निंग्स में 6 मिलियन नेगेटिव लिखूंगी, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी हमारे दिमाग में तो यही बना हुआ है कि बस ठीक है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग ले ली और एक्विजिशन डेट तक के दिन का प्रॉफिट ऐड कर लिया। नहीं, ये नहीं होगा। अब दूसरा पढ़ो। अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो उसमें क्या बोला है, एन एक्सेप्शन ऑफ प्लांट जिसकी फेयर वैल्यू 3 मिलियन बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगी, मैं इसमें यहां पर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखती हूं, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या लिखूंगी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखूंगी, और यहां पर मैं अब लेस करूंगी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करूंगी, और यहां पे मैं लेस करूंगी क्या, प्लांट का फेयर वैल्यू कितने से, 3 मिलियन और 3 मिलियन। लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो मैं क्या कर दूंगी, यहां पर ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। डेप्रिसिएशन कितना ऐड करूंगी, 3 मिलियन, और उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पहले देखो कितनी है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मुझे बोला है द प्लांट हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स, ठीक है। तो 3 इयर्स लिखा यहाँ पे इनटू, लेकिन कितना लगेगा, 6/12। तो ये कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 1000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो ये कितना आएगा, 500। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद एक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ने एक और चीज बोली है, यहां तक तो ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने कर लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने कर लिया। अब इसके बाद इधर आओ नीचे। क्वेश्चन क्या बोलता है, द फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ पैराडिम एंड स्ट्राटा आर कैरीड एट देयर फेयर वैल्यू, ठीक है। 1 अप्रैल 2002 तक तो क्या है, फेयर वैल्यू पे। एट 31 मार्च दीज हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 7.1 मिलियन, 3.9 मिलियन। तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है स्ट्राटा का, उसकी वैल्यू कितनी है, 3.9 मिलियन। और स्टेटमेंट में कितनी दे रखी है, ये भी चेक करो। स्टेटमेंट में दो रेखा है 3.2 मिलियन। तो 3.2 माइनस 3.9, तो ये क्या करना पड़ेगा, ये गेन हुआ है उसको रिपोर्टिंग डेट पे, तो ये भी यहां पर क्या होएगा, ऐड होएगा। लेकिन ये रिपोर्टिंग डेट पे गेन हुआ है, ये एक्विजिशन डेट का नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या करूंगी, ऐड करूंगी गेन ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो कितना हुआ, 3.2 से 3.9 हुआ। तो ये जो गेन है कितने का, 700 का, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलो अब करो, कितना आ रहा है ये। सो बेसिकली 20 में से 6 और 3 गए, कितने में 9, तो ये हो गया 11 मिलियन। अब ये हो जाएगा 24, 21 में 500 और इसमें प्लस करना है 700, तो ये 22,200 होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड वर्किंग पे, विच इज व्हाट, गुडविल कैलकुलेशन, ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या आएगा, कंसिडरेशन कितना पे किया है, ठीक है। कंसिडरेशन कितना पे किया है उसके लिए देखो, सबसे पहले यहां पर देखो, एक तो इसने शेयर एक्सचेंज बोला था और दूसरा इसने बोला है 10% लोन नोट्स, तो दोनों चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके 75 शेयर्स एक्वायर करने के लिए उसने क्या किया, खुद के 2 नए शेयर दिए फॉर एवरी 5, और कितने पे दिएगा, $2 पे दिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कर लो, ठीक है। एक तो आ जाएगा, लिखो यहाँ पे शेयर एक्सचेंज, ठीक है। शेयर एक्सचेंज कितना है, देखो उसके 20,000 शेयर्स है, 20,000 का 75% एक्वायर करने के लिए अब उसने हर 5 के बदले खुद के 2 दिए हैं, और कितने पे दिए हैं, $2 पे दिए हैं। तो ये कितना होगा, यहाँ पे सब कुछ आप लिखोगे थाउजेंड्स में, ठीक है। तो अब इसको कंप्यूट करो, ये कितना हुआ, ये होगा
सो 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो रहा है 12,000। ओके, अब आ जाते हैं 10% लोन नोट पे। ये तो शेयर एक्सचेंज हो गया। अब 10% लोन नोट पे क्या आएगा? 10% लोन नोट पे देखो क्या आएगा। अब वापस पढ़ो इसको। ये बोलता है यहां पर देखो, इशू किए, पैराडिम ने इशू किए, पैराडिम इशू टू द शेयर होल्डर्स ऑफ स्ट्राटा $100 10% लोन नोट फॉर एवरी 1000 शेयर, ठीक है, फॉर एवरी 1000 शेयर। तो इसका मतलब उसके हर 1000 शेयर पे $100 का लोन नोट इशू किया है। तो उसके कितने शेयर्स ले रहा है वो? 15,000। 20,000 का 75% कितना हुआ? 15,000, ठीक है। 15,000 शेयर्स के लिए हर 1000 शेयर पे उसको कितने का लोन नोट दे रहा है? 100 का। $100 नॉमिनल वैल्यू का क्या दे रहा है वो? लोन नोट दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1500। अब मुझे इसमें क्या करना है? ऐड करना है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट, ठीक है। अब कितने शेयर्स हो गए एनसीआई के? 20,000 का 25% विच इज हाउ मच? 5,000। अब कितनी वैल्यू पे दे रखा होगा? फेयर वैल्यू पे दे रहा है। तो कितनी दे रखी है स्ट्राटा के शेयर की वैल्यू? $1.2 ईच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा $1.2। तो ये कितना होगा? 6,000, ठीक है, 6,000 हो गया। अब इसमें से मुझे क्या करना है? लेस करना है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स नेट एसेट, ठीक है, एट एक्विजिशन डेट। तो ये कितना होगा? तो ये यहां पर आएगा 11,000। कितना आएगा? 11,000। तो आप 11,000 माइनस कर लो। तो इससे क्या होगा? हमारी क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल निकल के आ जाएगी। चलो निकालो कितनी होती है। 12,000 में मैं ऐड करती हूँ 1500 प्लस 6,000 माइनस करूंगी मैं, तो ये आ जाएगा मेरा 8,500। ओके, अब मेरी वर्किंग नोट नंबर 4 किसकी होती है? एनसीआई की, ठीक है। तो एनसीआई के लिए सबसे पहले एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। तो ये कितनी होगी? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट ये होती है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट। अच्छा, ये तो हमने निकाल ही ली थी ऑलरेडी। यहां पर कितनी थी? 6,000, ठीक है। तो 6,000 ये हो गया। इसमें मैं क्या करूंगी? इसमें मैं ऐड करूंगी, इसमें मैं यहां पर ऐड करूंगी क्या? एनसीआईज शेयर ऑफ एसेस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, जो कि कितने होंगे? जो कि होंगे 22,200 में से माइनस करूंगी 11,000 और उसका कितना परसेंट? 25%, ठीक है। ये यहां पे देखो कितना आ रहा है? 22,200 में से 11,000 माइनस करूंगी, उसका कितना? 25%। तो ये कितना होगा? ये आ जाएगा 2,800, ठीक है। अब क्या कोई इंपेयरमेंट है? नहीं है। कोई पर्प है? पर्प देखो, पर्प होने के लिए क्या होना चाहिए कि पी ने एस ने पी को बेचा हो, लेकिन यहाँ पे पी एस को बेच रहा है तो पर्प भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब सारा ठीक है, इंपेयरमेंट भी नहीं है और ये भी नहीं है। इंपेयरमेंट होता तो इंपेयरमेंट माइनस कर लेते, बट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 8,800। अब आता है वर्किंग नोट नंबर 5 विच इज व्हाट? अब हमको निकालना है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ध्यान से देखना ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स को, ठीक है। अब क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आएंगी, सबसे पहले पी की रिटेन्ड अर्निंग कितनी है वो डाल दो एज इट इज, ठीक है। तो पी की रिटेन्ड अर्निंग क्या होगी रिपोर्टिंग डेट पे? ये दोनों ऐड करोगे तो पी की रिपोर्टिंग अर्निंग आ जाएगी, हाँ। सो 19,200 और 7,400, 19,200 और 7,400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 19,200 में मैं प्लस कर लेती हूँ 7,400, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 26,600 आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ? इसमें मैं यहां पर सबसे पहले ऐड करूंगी पीस शेयर ऑफ, अच्छा यहां पर कोई एसोसिएट इन्वॉल्व है? नहीं है, तो फिर एसोसिएट का कोई शेयर नहीं आएगा। तो सिंपल क्या लिखूंगी? पी शेयर ऑफ सब्सिडरीज पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, ठीक है। तो वो कितने होंगे? वही 22,200 माइनस 11,000, लेकिन कितना परसेंट? 75%। चलो ये करो सबसे पहले, कितना हुआ? ये आएगा 8,400, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 8,400 आ गया, ओके। अब इसमें से मुझे लेस क्या करना है? पर्प, ठीक है, पर्प करना है। तो इसको कर लो वर्किंग नोट नंबर 6। वर्किंग नोट नंबर 6 में जाके पर्प निकालो, ठीक है। अब पर्प देखो कितना आएगा। पर्प के लिए क्या बोला है क्वेश्चन ने कि 15% मार्क्ड दीज अप 15% ऑन कॉस्ट बोल रहा है, ठीक है।
और क्या बोल रहा है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल मार्कअप टू थर्ड पार्टी कस्टमर्स इज हाउ मच 40%, उसको 15% में दिया है, लेकिन नॉर्मली वो बाहर पार्टीज को कितने पे देता है, 40% पे देता है। ठीक है, तो हम 15% पे लेंगे कि हम 40% पे लेंगे, हम क्या करेंगे, हम तो 15% पे ही लेंगे ना। क्यों 15% पे ले रहे हैं और 40 पे क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि प्रॉफिट उसकी बुक्स में जो इंक्लूडेड है ऑलरेडी, वो कितने पे इंक्लूडेड है, वो तो 15% पे इंक्लूडेड है, राइट। वो कितने पे इंक्लूडेड है, वो 15% पे इंक्लूड है, वो 40% पे इंक्लूडेड नहीं है। हमें जो एलिमिनेशन करना है, ऐसा थोड़ी मैं 15% पे इंक्लूड कर रही हूँ और 40% का प्रॉफिट एक्सक्लूड कर रही हूँ, मतलब एलिमिनेट कर रही हूँ। 15% पे इंक्लूडेड है वो प्रॉफिट, वो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, तो उसको 15% पे ही तो लूंगी, राइट। सो ये सिर्फ क्वेश्चन को, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना बोला था उसने क्या बोला था कि कितना पड़ा हुआ है, आप अपने बुक्स में देखो, उसने बोला था लास्ट मंथ का पड़ा हुआ है, मतलब 4.6 मिलियन। ठीक है, लास्ट मंथ की सेल्स पड़ी हुई है इन्वेंट्री में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, सबसे पहले तो आप तो लिख लो अनसोल्ड इन्वेंट्री कितनी है, अनसोल्ड इन्वेंट्री है $4.6 मिलियन, तो उस पे पर्प कितना हुआ, उस पे पर्प होगा $, ठीक है, 15%, सो 15 डिवाइड बाय 115। ठीक है, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 600,000, कितना आएगा, $600,000। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या करोगे, यहां पे जाओ आप, और यहां पे ये जो पर्प है, ये 600 आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज, एक क्वेश्चन ने पॉइंट यहां पर बोला है, यहां पे ये वाला 3.9 मिलियन तो हमने ले लिया, ठीक है, लेकिन यही चीज अब ये फेयर वैल्यू क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू इसकी बुक्स में, पेरेंट की बुक्स वाला कितना है, 7.1 मिलियन है। ठीक है, और वहां पर कितना दे रखा था, यहाँ पे दे रखा है 7.5 मिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, उसको यहाँ पे उसको क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो ये लॉस को भी मुझे ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में लेना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, यहां पर मैं ऐड करूंगी, ठीक है, लॉस ऑन, लॉस है ये फाइनेंशियल एसेट हेल्थ थ्रू फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कितना है, 7.5 मिलियन से वो 7.1 मिलियन हो गया। ठीक है, 7.5 मिलियन से वो कितना हो गया, 7.1 मिलियन, यानी 400,000 का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पर आएगा वो है, इधर जाओ, इस पॉइंट पे आओ, इधर यहां पर वो क्या बोलता है, पैराडिम इशूड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ स्ट्राटा अ $110% लोन नोट फॉर एवरी 1000 शेयर्स इट एक्वायर्ड इन स्ट्राटा। तो ये जो 10% लोन नोट है, इस पे इंटरेस्ट भी तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्ट भी होगा इस पे, तो वो जो इंटरेस्ट अक्रू करना है हमको, हम वो भी तो लेंगे यहाँ पे, राइट। तो कितना लेंगे हम, ठीक है, तो कितना लेंगे हम, हमारा लोन का अमाउंट कितना आया था, यहाँ पे 1500 आया था, राइट। तो ये इंटरेस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, अक्रू करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 7 में मैं लिखूंगी, वर्किंग नोट नंबर इंटरेस्ट अक्रूवल, इंटरेस्ट ऑन इशू टू स्ट्राटा। ठीक है, तो ये कितना होगा यहाँ पे, अब देखो इतना था, 1500 था और 10% है, तो 10% तो पर एनम की रेट है, और मुझे कितनी चाहिए अभी, मुझे 6/12 चाहिए, तो ये कितना आएगा, $75। ठीक है, तो ये जो $75 आया, इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगी, लेस करूंगी, क्या करूंगी यहाँ पे मैं लेस करूंगी, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन नोट। ठीक है, तो ये मेरा वर्किंग नोट नंबर कहां से आ रहा है, 7 से आ रहा है, कितना, 75। ठीक है, तो अब ये मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये यहां पर मेरा आएगा, इसको करो 26,600, इसमें मैं प्लस करूंगी 8,400 माइनस 600 माइनस 400 माइनस 75, तो ये आ रहा है मेरा 33925। ठीक है, 33925। अब मेरा सारी अपनी वर्किंग्स तो कर ली, अब मैं क्या करती हूँ, कंसोलिडेशन शुरू करती हूँ। ठीक है, कंसोलिडेशन अब मैं क्या करती हूँ, शुरू करती हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले कंसोलिडेशन में पीपीई आएगा। ठीक है, पीपीई 47,400 25,500। ठीक है, पहले तो ये पीपीई ले लो। ठीक है, अब आप लोग अपनी बुक्स में देखो, मैं भी अपने बुक में देख रही हूँ, अपने क्वेश्चन पे देख रही हूँ। ठीक है, तो क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी कितनी है, 47,400 प्लस
25,500। अब इसमें क्या हुआ था, फेयर वैल्यू क्या थी, कम थी, बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट, तो वो 3 मिलियन क्या होएगा, माइनस होएगा। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लिखो या फिर वर्किंग नोट नंबर का रेफरेंस दे दो, ठीक है। और एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना था वो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वो हमारा एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना था, यहाँ पे वो आ रहा था 500, तो ये 500 लेकिन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा, ये आएगा 47,400 प्लस 25,500 माइनस 3,000 और प्लस 500, तो ये कितना आ जाएगा, 7,400 आ जाएगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होएगी, गुडविल की होएगी, जो कि मेरी वर्किंग नोट नंबर कहां से आएगी, 3 से आएगी, ठीक है। तो गुडविल कितनी आ रही है मेरी यहाँ पे 8,500, तो गुडविल मैं एज इट इज लिख दूंगी, ठीक है। फिर मेरा यहाँ पर क्या आएगा, मेरा आएगा फाइनेंशियल एसेट्स आएंगे, मेरे फाइनेंशियल एसेट्स आएंगे, राइट। यहाँ पे देखो आपके फाइनेंशियल एसेट्स दे रखे थे, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट 7,500 3,200, लेकिन ये फेयर वैल्यू पे नहीं है ना। तो अब हमको जो एडजस्टमेंट में फेयर वैल्यूज दे रखी है हमको वो उठानी है, जो कि कितनी है, जो कि है 7.1 और 3.9, तो हम ये वाली उठाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कितना था 7 ये वाला, अच्छा यहाँ पे सब कुछ कितने पे है, थाउजेंड्स पे है, तो 7.1 मिलियन और 3,900, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा मेरा, ये आएगा 11,000, 11 हुआ ना, हाँ ये आ गया 11,000, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में क्या क्या दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखा है, रिसीवेबल्स दे रखा है और बैंक दे रखा है, ठीक है। तो इन्वेंट्री कितने की दे रखी है, चलो देख लो एक बार पीछे जाके। इन्वेंट्री दे रखी है हमको 2,400 8,400, ठीक है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं और ये दे रखा है, बैंक दे रखा है। अब ये तीनों चलो वहां पे जाके करते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री कितना दे रखा है, इन्वेंट्री हमको दे रखा है 20,400 और प्लस कर रखा है 8,400। अब इन्वेंट्री में से क्या होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस होएगा, अनसोल्ड इन्वेंट्री जो पड़ी है उसमें से क्या होगा, माइनस होएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो वो कितना है, वो हमने 600 निकाला था वर्किंग नोट नंबर 6 से, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये आएगा मेरा 28,200, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। अब इसके अलावा मेरे रिसीवेबल्स कितने दे रखे हैं, मुझे दे रखा है 14,800 प्लस 9,000, ठीक है। तो इन कट करो, टोटल कितना आ रहा है 14,800 प्लस 9,000, तो ये हो जाएगा मेरा 23,800, ठीक है। फिर आते हैं बैंक पे, बैंक कितना दे रखा है मुझे 2,100, ओके। अब इन सबका टोटल कर लो, ठीक है। बैंक से मुझे पेरेंट का दे रखा था 2,100 और तो कुछ दे नहीं रखा। अब इस सबका टोटल करो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा 144,000, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पे आ जाते हैं। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इक्विटी शेयर, अच्छा यहाँ पे अब आ जाओ शेयर एक्सचेंज पे आ जाओ। सेलर कंसिडरेशन पे किया था ना हमने यहाँ पे शेयर एक्सचेंज, अब कितना पे किया है उसने, 12,000 पे किया। खुद के कितने शेयर्स दिए हैं, ठीक है। उसने सबसे पहले ये बताओ कि पेरेंट ने एस को कितने, खुद के कितने शेयर्स दिए हैं। सो 20,000, ठीक है, 75% 2/5, तो कितने शेयर्स हुए, नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे ना इससे। सो 20,000 का 75% 15,000 और उसके हर 5 पे खुद के 2 दिए, तो 6,000 शेयर्स दिए, ठीक है। अब 6,000 शेयर्स दिए कितने पे, $2 पे दिए। लेकिन मैंने क्या बोला था, शेयर कैपिटल कितना है, $1 है। हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, $1 क्वेश्चन ने दे रखा है। तो इसका मतलब बचा हुआ क्या हुआ, बचा हुआ शेयर प्रीमियम हुआ, ठीक है। तो ये इसका मतलब 6,000 इंटू 1, तो 6,000 तो कहां ऐड होएगा, ये जो 6,000 है ये कहां ऐड होएगा, शेयर कैपिटल में ऐड होएगा। और ये कहां ऐड होएगा, ये ऐड होएगा हमारा शेयर प्रीमियम में ऐड होएगा। लेकिन ये तभी ऐड होगा अगर क्वेश्चन बोलता है कि उसने जो कंसिडरेशन पे किया है उसको अकाउंट में नहीं ले रखा। तो क्वेश्चन ने ले रखा है कि नहीं ले रखा, देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है पैराडाइम हैज नॉट रिकॉर्डेड एनी ऑफ दीज परचेज कंसिडरेशन ऑल्दो इट डज हैव अदर 10% लोन नोट्स ऑलरेडी इन इश्यूज। तो इसका मतलब यहां पर पहले मैंने आपको बोला था कि ये 8,000 में से ये जो 10% लोन नोट्स है ना, ये सिर्फ सारे के सारे अदर है, ये सब सारे के सारे अदर है, ठीक है, सारे के सारे अदर है, ठीक है। इसमें वो वाला इंक्लूडेड नहीं है जो स्टार्टा को किया था। मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि वो इंक्लूडेड है, ठीक है, नहीं, बट वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि नन ऑफ दीज जो शेयर इशू किया है उसने,
जो शेयर एक्सचेंज वाला इशू किया है और जो इसने लोन नोट इशू करे हैं 10%, नन ऑफ दीज, इसने बोला है हैज नॉट रिकॉर्डेड एनी ऑफ दीज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये यहां पर क्लियर था। अब इसके बाद अच्छा, अब हमको क्या करना है, सो बेसिकली शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में हमको क्या करना है, ये ऐड करना पड़ेगा। चलो करते हैं। अच्छा, शेयर कैपिटल कितनी है पी की, तो पी की शेयर कैपिटल मुझे दे रखी है 40,000, तो उस 40,000 में से 6,000 जो उसने फर्दर दिया वो ऐड होएगा। ठीक है, सो 40,000 और प्लस 6,000, तो ये कहां से आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 3 से आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 46,000 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब शेयर प्रीमियम मुझे नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, अब डाल दो। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 3 से आ रहा है कितना, 6,000। अब क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स, कौन सी वर्किंग से, वर्किंग नोट नंबर 5 से, जो कि कितनी आ रहा है 33,925। ठीक है, सो 33,925 नेक्स्ट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एनसीआई, जो कि कहां से आएगा, वर्किंग नोट नंबर 4 से आएगा 8,800। ठीक है, ये सारा तो ले लिया, इक्विटी साइड सारा हो गया। अब आ जाते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, या कुछ हमको दे रखा है, तो उसमें एक तो हमको 10% लोन नोट्स दे रखा था। ठीक है, अब 10% लोन नोट्स में से क्या क्या, चलो वापस देखते हैं पीछे जाके क्या क्या बोल रहा है वो हमको। वो बोल रहा है 10% लोन नोट्स है, ठीक है, 8,000 पे है, तो 8,000 सारे के सारे अदर्स से रिलेटेड हो गए। किससे रिलेटेड हो गए, सारे के सारे अदर्स से रिलेटेड हो गए। तो 8,000 में मैंने फर्दर जो इशू करे स्टाटा को वो भी तो आएंगे। ठीक है, तो 1,500 ही हो गए, तो ये कितने हो गए 9,500। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब आ जाते हैं ट्रेड पेबल्स पे, क्या क्या आएगा। अब ट्रेड पेबल्स की अगर मैं बात करूं, ट्रेड पेबल्स में आएगा कितना दे रखा है मुझे, 17,600 और 13,000। ठीक है, तो पहले 17,600 और 13,000 ले लो, 17,600 और 13,000। अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला था, इंटरेस्ट अक्रू किया था हमने, राइट, 75 का, तो जो 75 का इंटरेस्ट अक्रू किया वो भी तो इसमें आएगा ना, वो भी तो पेबल है, राइट, तो ये 75 इधर आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर कहां से आ रहा था, 7 से आ रहा था, तो ये सारा अब ऐड करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30675 आएगा ये, है ना, 3675। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे बैंक ओडी दे रखा है। ठीक है, बैंक ओडी दे रखा है, पेरेंट का कुछ नहीं है, सब्सिडरी का दे रखा है कितना, 9,100। अब इन सबको ऐड कर लो, अब ऐड करो, देखो कितना आता है, ये आएगा 144। इन दोनों का टोटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है, 144,000। तो इसका मतलब ये चीज और ये चीज, एसेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारे क्या हो गए, दोनों के दोनों मैच हो गए। अब इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो वो एक तो ये वाला पॉइंट था। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, फर्स्ट दिस वन इज इंपॉर्टेंट। और एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी वो ये है, जो इसने 100% लोन नोट्स दिए ना, तो उस पे ध्यान रखना है। 10% लोन नोट्स जो उसने दिए $100 नॉमिनल वैल्यू पे, उसमें इंटरेस्ट अक्रू करना जो है वो ध्यान रखना है। यूजुअली ऐसा होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इंटरेस्ट अक्रू करना भूल जाएंगे, राइट, तो वो चीज को नहीं भूलना है, वो चीज को भी रखना है। ओके, सो वो एक क्या था यहाँ पे, वो भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, चलो अब इसके अपन सेकेंड हाफ पे आते हैं। ठीक है, ये वाले पे चलो, अब मैं ये वाला डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है, अ फाइनेंशियल असिस्टेंट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द फेयर वैल्यू एक्सरसाइज मींस दैट अ सब्सिडरीज नेट एसेट आर इंक्लूडेड एट एक्विजिशन at their fair current values in the consolidated statement of financial position. The assistant believes that this is inconsistent to aggregate the subsidiaries net assets with those of the parents because most of the parents assets are carried at historical cost. क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि देखो सब्सिडरी जो है, ठीक है, जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो हम सब्सिडरीज की जितनी भी वैल्यूज होती है उनको हम किस पे ले आते हैं, फेयर वैल्यूज पे ले आते हैं। उसकी जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, उसको हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू पे ले आते हैं। हम बेसिकली नेट एसेट्स निकालते हैं ना, राइट, हम नेट एसेट्स निकालते हैं। तो नेट एसेट्स क्या होता है, नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो जो हम नेट एसेट्स निकालते हैं, फेयर वैल्यू, वर्किंग नोट नंबर जो 2 करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन डेट एंड एट रिपोर्टिंग डेट।
तो वो क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ही होता है, राइट। तो उसको हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू पे लेकर आते हैं, और फेयर वैल्यू पे लाने के बाद जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो जो भी फेयर वैल्यू में चेंजेस होते हैं वो कंसोलिडेशन के टाइम पे हम प्लस माइनस कर लेते हैं। लेकिन वो बोल रहा है जो पेरेंट है, ये तो सब्सिडरी के लिए कर रहे हैं हम, लेकिन जो पेरेंट है उसकी जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उसकी बुक्स में जो है वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ी है। तो वो बोल रहा है कि ये जो आप तरीका, ये जो टेक्निक है कि भाई एक की तो आप फेयर वैल्यू पे इंक्लूड कर रहे हो और एक की आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ले रहे हो, और इन दोनों को आप जो ऐड कर रहे हो वो एक तरीके से इनकंसिस्टेंट है। वो बोलने की कोशिश कर रहा है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो बोल रहा है ये तो इनकंसिस्टेंट चीज है, ये तो एक फ्लॉड टेक्निक है, ये टेक्निक तो फ्लॉड है कि भाई एक की तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रख रहे हो और एक की आप किस पे ले रहे हो, फेयर वैल्यू पे ले रहे हो, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे आंसर करोगे, वो बोल रहा है कमेंट ऑन द असिस्टेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेन व्हाई द नेट एसेट्स ऑफ acquired subsidiaries are consolidated at acquisition at their fair values। उसको फेयर वैल्यू पे क्यों करते हैं, देखो पहली चीज क्या हो रही है, एक्विजिशन हो रही है, ठीक है, एक्विजिशन हो रही है, तो हम उसको जो कंसिडरेशन पे करेंगे हम वो कैसे डिसाइड करेंगे क्या कंसिडरेशन पे करें, राइट। हम जो उसको, तो वो कंसिडरेशन कितना उसको पे करना चाहिए वो उसकी एसेट्स के फेयर वैल्यू के बेसिस पे तो डिसाइड होगा ना, कि भाई इसके जो बिजनेस है उसकी वैल्यू कितनी है आज की तारीख में, राइट, और उसकी मार्केट में क्या गुडविल है, क्या रेप्यूटेशन है, उसके ऊपर मैं उसको एक पैसा दूंगी ना। तो एक तो पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा, राइट, सबसे पहली चीज तो ये आ जाएगी कि इसलिए फेयर वैल्यू पे होना चाहिए ताकि हम ये डिसाइड कर पाए, जो पेरेंट कंपनी है वो ये डिसाइड कर पाए कि उसको कितना कंसिडरेशन पे करना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट नहीं है चीज। दूसरी चीज हम ये बोलेंगे यहाँ पे कि देखो ठीक है, पेरेंट अपनी हिस्टोरिकल पे कर रहा है, लेकिन जब पेरेंट सब्सिडरी को खरीद रहा है, क्या कर रहा है, खरीद रहा है, वो चाहे वो एसेट्स और लाइबिलिटीज जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, सब्सिडरी की बात कर रही हूं, जो भी सब्सिडरी की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो फेयर वैल्यू पे है, ठीक है, लेकिन पेरेंट क्या कर रहा है, उसको परचेज कर रहा है ना, कंसिडरेशन देके वो उसको क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो वो पेरेंट के लिए तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही हो गई ना, एक तरीके से पेरेंट के लिए क्या हो गई, उसकी परचेज कॉस्ट हो गई, तो वो पेरेंट के लिए क्या हो गई, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। तो ये एक बोल सकते हैं कि ये एक छोटी सी डेफिशिएंसी है, लेकिन ये टेक्निक फ्लॉड नहीं है, ये जो इसने बताई है टेक्निक जो हम ये कर रहे हैं ये फ्लॉड टेक्निक नहीं है, इट इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है, बट एक तरीके से डेफिशिएंसी भी नहीं है ये, क्योंकि देखो इसकी जो भी, भले इसके लिए फेयर वैल्यू पे है, ठीक है, लेकिन वो तो पैसे दे रहा है ना, वो तो पैसे दे रहा है, तो उसके लिए तो परचेज कॉस्ट है, उसके लिए तो वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, राइट। चलो, सो आई होप आपको ये क्लियर था, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलो, सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। नहीं, ओके, सो अब मैं ये लेक्चर तो यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर और क्वेश्चंस करेंगे। सो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड।